उसका किसका हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हैं तो उनको रिलैक्स कर दिया है और जो है सैटरडे ऑफ रहेगी। अबे यार जुमा ऑफ थी तो हमने सैटरडे ऑफ कर लिया, क्या हो गया यार? टेस्ट में तो वही होना चाहिए, एक दिन पहले हो जाए बाद में हो। तो पुराना नोटिस निकाल लिया जा रहा है, नया नोटिस लगा दिया जा रहा है। और मेरे ख्याल से एसएमएस में भी मैंने यही टाइम कम्युनिकेट किया है तुम्हारे घर वालों को भी। एक्सरसाइज 6.8 मुसलसल बातें कर रहे हो। अब आवाज आई तो बताओ, नहीं तो तुम बाहर जा रहे हो। एक्सरसाइज 6.8 शुरू हुई थी 20 दिसंबर 2019। आज 2 महीने बाद इंटीग्रेशन अभी भी एंड नहीं हुई है। मिसलेनियस के 10 सवाल बाकी हैं। एंड उस बच्चे ने बताया नंबर ऑफ क्लासेस जो कंडक्ट हुई, क्लासेस मैं उनको कह रहा हूं जिसमें टेस्ट नहीं शामिल हैं, वो 20 हुई इन 2 महीनों में। बाकी 3 टेस्ट हुए उसके बगौर। एंड उस बच्चे ने बताया कि उसके पेजेस जो कंज्यूम हुए हैं वो 473 पेजेस अब तक कंज्यूम हुए इंटीग्रेशन में। लगभग सबके यही हैं। बस मैंने बड़ी तफसील से इंटीग्रेशन और बड़े सुकून से पढ़ाई है 2 महीने तक। अब इंटीग्रेशन का प्रेशर तुमने अपने इसमें ये चेंज कर दिया। अब इंटीग्रेशन का प्रेशर तुमने अपने टेस्ट में फील किया कि सवाल आइडेंटिफाई करना एक मुसीबत बन जाता है। S1 की कहानी सुना रहा हूँ, S2 वाले तो डर के मारे आई नहीं मेरे पास। वो सवाल था इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स dx, और यहाँ कहीं लिमिट लगी हुई थी π/2 से या π/4 से π/3 तक। साइन का डेरिवेटिव मौजूद है, बहुत मजे से इंटीग्रेट हो जाएगा। पावर लॉ लगा दो या सब्स्टिट्यूशन कर दो। उस बच्चे ने क्या करना शुरू किया, उसने आइडेंटिटी लगा दी कॉस ऑफ एक्स और वो चला गया कॉस क्यूब पे। और यकीन करो उसने सही किया। हमने 1 नंबर काट के ये लिखा है, 3 नंबर दिए हैं, क्यों नाच रहे हो? ये कॉपी के ऊपर लिखा है, नाच क्यों रहा है भाई? अब सीधी सीधी इंटीग्रेशन है, आप पिक नहीं कर पा रहे। हम जबकि पिक करने का मैं सलीका बता रहा हूं कि आप 6.1 से कैसे चेक करते हुए आएंगे। एंड जो पहले टकरा जाए मेथड वो। अब एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने कुछ इस तरह का सवाल था, अभी मैंने उसको आके खुद सॉल्व किया था। 2x + 1। इस बच्चे को मैंने हेल्प पे रखा था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसके सामने सॉल्व करता। तो मैंने इससे कहा कल कॉपी लाओ, कल फैसला करूंगा मैं। क्या टॉपिक है? पावर लॉ देखना है। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 6.1 का मेथड है, और ज्यादा से ज्यादा करने जाओ तो बाय 6.4 कर लो। सब्स्टिट्यूशन करोगे तो लिमिट भी चेंज होगी। उसने उठा के इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया और परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व किया। वो कहीं आंसर ला रहा था, वो आंसर हमारे से मैच नहीं कर रहा। तो मैंने उसको कहा एज इट इज इसको छोड़ दो। मैंने बैठ के पूरा सॉल्व किया एंड एग्जैक्टली वही आंसर बना दिया। अब ये सवाल इतना सा था यहां से यहां तक का, चलो पूरे पेज का 2 पेजेस लग गए। तो क्योंकि उस वक्त बहुत सारे पूछने वाले एक साथ आ रहे थे, अब उसने एक बिल्कुल यूनिक वे कर दिया था। तो मेरा हमेशा अपने आप से भी कहना है, या तो मैं मिस्टेक दिखाऊंगा या आंसर पे पहुंचाऊंगा। तो मैं देखना चाह रहा था इसमें मिस्टेक किया है या आंसर जो बच्चा लाया शायद उसकी फॉर्मेट इक्विवेलेंट नंबर दे दूंगा, 1 नंबर काटूंगा लंबे करने का, क्योंकि उसने कितनी सादा चीज को मिस कर दिया। एंड बहुतों के साथ यहाँ पे भी वो बोल नहीं रहे कि सादा सादा चीज को उन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया। तो हाँ कुछ कह रहे हो? इंटीग्रेशन के मसले सुनने से पहले मैं आज डेरिवेटिव का एक मसला डिस्कस करना चाह रहा हूं। अब यहां पे डेरिवेटिव का ये मसला तुम्हें समझ में आएगा हमारी बुक में क्या है और यहां पे क्या है। सवाल पढ़ो, हमारी बुक में इस तरह का सवाल नहीं है।
मैं भी बुक भी मैंने ओपन कर ली, मैं बुक पढ़ाता हूँ। तो एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछ रहे हैं। अब वो सवाल क्या था तो मैं तुम्हें याद दिलाऊँ। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का सवाल पढ़ रहा हूँ और तुम चाहो तो एग्जाम्पलों में पढ़ के देख लेना। वो कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल एट एनी पॉइंट एक्स। हम यहाँ आंसर एक्स में छोड़ते हैं क्योंकि एक्स में मांगा है। हम एक्स को ए पुट करते हैं और फिर उसको आखिर में कहते हैं बाय द कंटिन्यूटी एक्स के लिए भी होगा, और फिर आखिर में बार बार बताते हैं वेयर एक्स बिलोंग्स टू। एंड जरा यहाँ सवाल देख लो, एक्स का तस्करा ही नहीं कर रहा। इस सवाल में क्या होगा? इस सवाल में हल्का सा तब्दील होगा। जब हम लास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे, एफ डैश ऑफ ए निकालेंगे, हम उसको एक्स में चेंज नहीं वहीं छोड़ देंगे। अब एक ने कहा, एक यहाँ पे तुम्हारा सवाल ये हो सकता है कि सर इतनी दिनों बाद क्यों बताया, वहीं बता देते। प्रॉब्लम है, मुझे एक्स भी सिखाना था। अगर एग्जाम, अब ये सवाल फर्स्ट प्रिंसिपल का हो गया टफ, देख लेना एग्जाम में एक्स के भी आए सवाल और एग्जाम में ए भी आए। अगर मैं ए वाला करवा देता तो बार वो अदर मेथड था इंटीग्रेशन का। कौन सा अदर मेथड था? वो हमने किया था एफ डैश ऑफ एक्स। क्या था फॉर्मूला? लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या था? एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब ये एक्स में निकालता है। एंड दूसरा मेथड क्या था अगर तुम्हें याद है? इफ देयर इज अ चेंज इन एक्स, x plus change in x, there must be a change in y, ये भी x में देता है। तो या तो फिर मैं ये मेथड नहीं करवाता, मैं ये मेथड नहीं करवाता तो मैं डायरेक्ट ए के लिए करवा देता। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया है तुम्हारे एग्जामिनेशन सिस्टम ने। अगर सवाल x में पूछा जा रहा है फाइंड द डेरिवेटिव एट x, तो x की फॉर्म में छोड़ेंगे, और फाइंड द डेरिवेटिव एट b तो b की फॉर्म में छोड़ेंगे। यहाँ a दिया हुआ है, कर रहा हूं मैं दिखाने के लिए पूरा सवाल। Let x is equals to a, where a belongs to domain of the function. Using formula f dash of a, क्या होगा? Limit क्या था? x tends to a, और क्या था? f of x minus f of a upon x minus a। अब वो बच्चे को उस वक्त बता देते, वो मैच्योर नहीं होता, वो सारी चीज़ों को मिक्स करना शुरू कर देता है। cos square of x minus cos square of a upon x minus a, एंड फैक्टराइज कर लो। ये जो है इस होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, cos of x प्लस cos of a, cos of x माइनस cos of a अपॉन x माइनस a। मेरे पास जो है मंडे को फर्स्ट ईयर की क्लास रूटीन में हुई, ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों के ग्रैंड टेस्ट हो गए, दोनों के इस वक्त ग्रैंड टेस्ट चेक हो गए, एसएमएस रेडी है। रूटीन में हम फ्राइडे को भेजते हैं, कल भेजेंगे। एक एक कॉपी चेक है, हर चीज चेक है। बहुत बड़ा मसला जो आया, क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहा बच्चों, गलत सलत लिख रहा है। वो कर रहा है क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट और लिख रहा है क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट। यकीन करो चेक करने में 2.5 घंटे लगे, इन चीज़ों को सही करने में 3 घंटे लगे। कोड नंबर कोई 30 स्टूडेंट ने कोड नंबर नहीं लिखे, एंड तुम भी इंशाल्लाह ताला इसी कदमों पे चलोगे। वो लिख रहा है, अल्लाह नहीं करेगा, मैं तो देख रहा हूँ वो, क्योंकि मसला क्या है, तुम्हारा गम नहीं है, अब्बा का गम है, माल उनका लगा है। इसलिए तुम बहुत बुरी तरह से बेड़ा गर्क करते हो अपना, अब्बा का नहीं। वो लिख रहा है पार्ट 3rd, और भाई कौन सा पार्ट 3rd? 2 का पार्ट 3rd, 3 का पार्ट 3rd, 4 का पार्ट 3rd, उसको ढूंढने में हम लगे हुए हैं। 2.5 घंटे में कॉपियां चेक हो गई। कल वो ग्रुप 5 बजे गया, 7:30 बजे सारे चेकर जा चुके थे। 3 घंटे लगे हमें क्वेश्चन नंबर सही करने में। मुसीबत आ गई क्वेश्चन नंबर्स में। एक एक कॉपी के अंदर गो थ्रू, भाई कर क्या रहा है, क्या लिख रहा है। एक ही सवाल को एक कहा जा रहा है और मुख्तलिफ नंबर डाल डाल के उसको वही आता तो उन्होंने कहा सब में ये ठोक दो, और समझ जाता है मैं निकाल जाऊंगा। एक ही कॉपी चेक हो गई, 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इंशाल्लाह तुम्हारे जब नंबर आते हैं ग्रैंड टेस्ट के भी उसी दिन पहुंचेंगे।
कॉस ऑफ यू माइनस कॉस ऑफ वी का फॉर्मूला 2 साइन अपॉन x माइनस ए बाई टू को मैंने यहाँ से फॉर्म मूव कर दिया एस x अप्रोचिंग टू ए, दिस मीन्स x माइनस ए बाई टू अप्रोचिंग टू 0 एंड क्या हो गया f डैश ऑफ a लिमिट x टेंस टू a cos of x प्लस cos of a इनटू माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया लिमिट से, क्या हो गया साइन x प्लस a बाई टू एंड लिमिट x माइनस a बाई टू टेंस टू 0 साइन x माइनस a बाई टू डिवाइडेड बाई x माइनस a बाई टू अप्लाइंग लिमिट साइन ऑफ a प्लस a बाई टू मल्टीप्लाई बाई 1 एंड f डैश ऑफ a माइनस 2 cos of a साइन ऑफ a आंसर। यहाँ पे हम किस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, x में नहीं कन्वर्ट करेंगे। तो प्लीज जब सवाल आए तो देख लेना a है या x है, एंड जाके एग्जामिनेशन पेपर अगर तुम्हारे पास है उनको गो थ्रू हो, तुम देखोगे कभी कभी x पूछते हैं कभी a पूछते हैं, एंड जितना बुक में करवाया सब x पे करवाया, एग्जाम्पल भी करवाई है। तो मतलब कुछ चीजें बुक से हट के वो एग्जाम में कर रहे हैं, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेटिव एट ए भी वही होगा, डेरिवेटिव चेंजेस का जो फॉर्मूला है एट बी पे भी वही होगा। तुम कर्व का डेरिवेटिव लेते हो, एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तुमने डेरिवेटिव लिया dy बाई डी एक्स 2x प्लस 1। अब ये कर्व के प्लस 2, ये कर्व के ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप है। हाँ, पॉइंट चेंज करोगे 3,4 तो इस पॉइंट का स्लोप कुछ और होगा, इस पॉइंट का स्लोप कुछ और होगा। आइडिया सिर्फ ये है। तो जनरलाइज्ड डेरिवेटिव तो एक्स की फॉर्म में होता है। अब ये हमारे बुक में थोड़े मसाइल उन्होंने बुक से सॉरी ज़्यादा हमारे एग्जामिनेशन में मसाइल पैदा किए उन टीचरों ने। मैं इनसे मुत्तफिक नहीं हूँ, बट एक ही फॉर्म में छोड़ना वहाँ। मिसलेनियस पे पहले डिस्कशन करना चाहूँगा। मिसलेनियस में ये सवाल 2-3 तरीक़ों से स्टार्ट हो सकता है। e पे पावर 2x मैं 2-3 तरीक़ों से स्टार्ट कर दूंगा, शायद पूरा नहीं कर पाऊंगा। तुम पूरे डिनोमिनेटर को u पुट कर लो, वन ऑफ द मेथड। दूसरा मेथड क्या है, e पे पावर 2x माइनस 1, तुम सिर्फ e पे पावर 2x को u पुट कर लो। तीसरा मेथड क्या है, dx, इसको लिख दो ex का स्क्वायर माइनस 1 और u पुट कर लो e पे पावर x को। तीनों से सेम तुम्हारे बुक का आंसर आएगा। मुझे याद आ रहा है इससे शायद वो डायरेक्ट आ जाता है बुक का आंसर, बाकियों से भी बुक का आंसर बन जाता है। एंड मैं बिल्कुल क्लास के बाद मौजूद हूँ, अगर मिसलेनियस में कोई आंसर तुमसे नहीं बन रहा है बिल्कुल लेके आओ, गलती दिखा दूंगा या आंसर बनवा दूंगा। एक मिसलेनियस का और सवाल भी मैं करना चाह रहा हूँ। ये मैं शायद 3 तरीकों से ये सवाल करके दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं जाऊंगा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 16 है उसके, जिसमें हम साइन को कॉस में चेंज करते थे और 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी लगा देते थे। क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस 5/2। साइन कॉस में चेंज हो सकता है, एंड क्योंकि 1 प्लस साइन की आइडेंटिटी नहीं है तो उसको पहले 1 प्लस कॉस की फॉर्म में लेके आए। 1 प्लस एंगल का हुलिया बिगड़ गया, एंड देन 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फर्स्ट ईयर का 10वें चैप्टर के फॉर्मूले बड़े तगड़े हैं और इंटीग्रेशन में तो हिला हिला के रख देते हैं, एंगल आधा हो जाता है। और वो रटने उसका कोई वे आउट नहीं है। पाइप ये इंटीग्रल का फॉर्मूला कॉस ऑफ ax प्लस बी वाला √2 क्या होगा, 1/a और ये क्या हो जाएगा
साइन थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस सी 2√2 साइन थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस सी। बेहतरीन आंसर बुक में नहीं दिया। अगर टेस्ट में एग्जाम में तुम यहाँ पे चल लो ये आंसर दे रहे हो, कोई आंसर में खराबी नहीं है। एंड मैंने हमेशा कहा मुझे बुक का आंसर चाहिए। अब बुक में अंडर रूट है, आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। तो मैंने कहा ना मुझे इंटीग्रेशन खुद सीखने में ये बड़ा एडवांटेज मिला कि अब तो हर सवाल से हम लड़ जाते हैं। आ जाओ कर लो मुकाबला, यार मैं पकड़ो गलती का है यहाँ से बना दो। ये नहीं है कि ये मेथड यहाँ खत्म हो गया। 1/√2 कॉमन लिया, बुक का आंसर बना रहा हूं मैं और बन गया है तकरीबन। बुक में मैंने याद किया अंडर रूट चाहिए, अंडर रूट लगा दो। इस पर अंडर रूट कैसे लग सकता है? स्क्वायर कर दो, शाबाश, एक्सीलेंट। कोई एक्स लिखा है, जब चाहो अंडर रूट में लिख दो, अंदर स्क्वायर कर दो। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं। मैंने स्क्वायर की टर्म पहले लिख दी। पहले तो ये क्या पहचानो, ये क्या है एंड ये क्या है। आ गया आंसर। वन ऑफ द मेथड। फिर इसका दूसरा मेथड जो काफी छोटा है, जो मेजॉरिटी छाप लाई है। मैंने तो पहले मेथड से करके दिखाया, अब वो एक ट्रिक है, इत्तेफाक से इसमें तुक्का लग गया। मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, मैंने कहा मेजॉरिटी छाप लाई है। मतलब ये सारा मिसलेनियस बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हर सवाल देखते ही तकरीबन कहता है मैं कैसे होऊंगा पहचानूं। बेसिक रेडिकल वाले अंडर रूट सवाल में सबसे हमारे होते हैं कि इंटीग्रेंट को आप अंडर स्क्वायर रूट से बाहर लाएं और उसको बाहर लाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो ये भी आइडेंटिटीज लग रही हैं, थ्रू आइडेंटिटी हो रहा है, लेकिन पहला स्टेप जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का ज़्यादा सा अजनबी था उस आइडेंटिटी के लिए। चलो मैं यही करना चाहूँगा। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा पे पावर माइनस हाफ, और ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। और ये किसका डेरिवेटिव है? इसका डेरिवेटिव याद करो क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। और एक स्टेप और करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का पावर माइनस हाफ इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा। और फॉर्मूला कोड करते हुए देन इसको इंटीग्रेट कर देना। 1 माइनस साइन थीटा पे पावर कितनी हो जाएगी, हाफ पाई हाफ। वो बच्चे का एतराज़ है कि यहाँ तो माइनस आ गया। बेटा अंडर रूट में प्लस माइनस दोनों होते हैं, आप प्लस लिख रहे हो वो आपकी मर्जी, लेकिन अंडर रूट में प्लस माइनस दोनों छुपे होते हैं। कहीं पे भी रेडिकल में आंसर आ रहा है, अंडरस्टूड है, उसके साथ माइनस पोर्शन मौजूद है। अंडर रूट 3 हम कह तो रहे हैं पॉजिटिव, पर वो माइनस भी हो सकता है, इसीलिए मैंने और करके इसका आंसर करेक्शन कराया। इसका तीसरा मेथड भी करें, मतलब आप कोई ऐसा आइडेंटिटी खेलें। एक्चुअली आइडेंटिटीज में ट्रिग्नोमेट्री में मेथड जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। एंड कितनी ताकतवर तुमने ट्रिग्नोमेट्री बढ़ी है वो तुम्हें बताते जाएंगे। देखना है तीसरा, काश ये परफेक्ट स्क्वायर अंदर आ जाए मेन ए में। 1 का फॉर्मूला तो भूले नहीं होगे तुम। ये कौन सा फॉर्मूला लिख दिया मैंने ये गौर करते हुए लिखा
इस एंगल को तोड़ूंगा, मिडिल टर्म बनाऊंगा θ/2 में। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिखा, साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस। दूर तक सोचना पड़ता है। पहले कर लिया तो सोच लेना, अभी पेपर में कैसे सोचेंगे? हैं? पहले कर चुके और सवाल तो सोच लिया सर, पेपर में कैसे सोचेंगे? मुश्किल काम है, प्रैक्टिस इतनी हाई होती है और पेपर में ये बड़े सर पेपर में तो इस फॉर्म में भी छोड़ रखे ना थीटा वाले। हाँ बिल्कुल छोड़ दो। एंड ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। एम क्या था? उसको स्क्वायर रूट से बाहर लाना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अगेन इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b वाला फॉर्मूला लगाना हो तो ध्यान रखना। ये हाफ कॉमन लिया, रेसिप्रोकल क्या दिया, पॉजिटिव टर्म पहले ले ली, साइन θ/2 माइनस कॉस θ/2। बेहतरीन आंसर है, इस आंसर में कोई खराबी नहीं है। बुक का आंसर नहीं। हाँ बुक में अंडर रूट लगा है। और मुझे तुम्हें मालूम बुक का आंसर चाहिए, या तो बुक के आंसर में कोई गलती है तो नहीं चाहिए। साइन स्क्वायर θ/2 माइनस 2 साइन θ/2 कॉस θ/2 प्लस ये था 1 हो गया, और ये फॉर्मूला साइन ट्वाइस ऑफ। तो जहाँ टिग्नोमेट्री होती है वहाँ मसाइल पैदा हो जाते हैं। जहाँ टिग्नोमेट्री पैदा होते ही वो मसाइल करने लगते हैं कि जनाब एक सवाल कई तरीके से आइडेंटिटीज चेंज हो रही है। फिर मैंने क्या करना है, सवाल एक्स्ट्रास में दिया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, बाई पार्ट्स में लिमिट लगा दी। तकरीबन एग्जाम में, अगर अप्रैल में एग्जाम है, हम मान लेते हैं 1 अप्रैल, 40 डेज तकरीबन बाकी हैं। एंड नाउ आज से मैं चॉइस में मुकम्मल दाखिल हो गया, मेरा मेन ट्रैक ख़त्म हो गया है। मैं रोज़ाना क्या करूँगा, अभी 3 दिन तक इन 3 क्लासों में आधा घंटा ऐसे एग्ज़ाम के सवाल उठा के लाऊंगा जो बुक में नहीं दिए। जैसे बाई पार्ट्स पे लिमिट नहीं थी बुक में, और एग्ज़ाम में 3-4 दफ़ा आ चुके हैं। हर कोना कवर करूँगा मैं। एंड आज मैं 1.3 1.4 थोड़ी देर में ख़त्म करवा दूंगा। कल इंशाल्लाह ताला 1.5 एंड 9.1 ख़त्म हो जाएगी। आधा घंटा इंटीग्रेशन पे रहेंगे हम। जुमेरात को और सैटरडे को उम्मीद है मैं 9.2 ख़त्म करा दूंगा, और हम जो है आधा इंटीग्रेशन पे रहेंगे। एंड मेन ट्रैक पे वेक्टर पे आफ्टर ग्रैंड टेस्ट आऊँगा। एंड आफ्टर ग्रैंड टेस्ट टोटल मेरी 5 क्लासें बचेंगी, जिनको मैं 3 हफ्तों में पूरा कराऊंगा। टेस्ट लेता रहूँगा हर हफ्ते, टेस्टों की रफ्तार बढ़ा दूंगा। एंड जो पूरी मुझे उम्मीद है, तुमने किस दिन क्लास शुरू की थी? 20 जून, 19 मार्च को खुदा हाफिज कर दूंगा, 9 महीने पूरे करके। पूरे मैंने एक चीज प्लान रखी हुई है। तुम्हारी फीस जब टेक्निकली बात हुई थी ना, लेकिन उसके बाद मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं बैठा हूँ एग्जाम तक। एंड मैं तुम्हारे टेस्ट भी ले रहा हूँ, वो पूरा शेड्यूल कल दे रहा हूँ मैं तुम्हें। आफ्टर जो है कोर्स कंप्लीशन के बाद क्या क्या टेस्ट होंगे, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होती रहेगी। तुम अपनी हिम्मत की बात करो। आज सुबह ही मैं कहीं गया हुआ था, तो वहाँ वो साहब कहने लगे कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा पढ़ाता हूँ। फिर उन्होंने बताया इंटर वगैरह पढ़ाता हूँ। तो कहने लगे मैंने जब इंटर पढ़ा तो हमें प्रॉबिलिटी पढ़ाई नहीं गई फर्स्ट ईयर में। एंड जब वो MBA था, कहें जब मैं आगे आया बैचलर करने के लिए, तो मालूम चला प्रॉबिलिटी के बाद मुसीबत आ गई मेरे ऊपर। और हर कोई टीचर ऐसे मशकूक निगाहों से देखने लगा कि जी तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। तो कह रहे कराची में वो पढ़ाते ही नहीं है। मैंने कहा मेरा स्टूडेंट आजिज़ है कि कितना पढ़ाएंगे। जज्बे से तो आता मैं सब पढ़ूंगा, लेकिन जब सब पढ़ाना शुरू करता हूँ कितना पढ़ाएंगे, ख़त्म ही नहीं कर रहे। इतना ख्याल कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में आया हुआ है।
एंड एक दफा नहीं आया, 3 दफा आया है। एक्स्ट्रास में दिया हुआ मैंने, इसका नंबर नहीं डाला हुआ, कौन सा नंबर हो तुम लोकेट कर लेना। एक एक चीज मतलब मैं अपनी तौर पे जो मुझे मालूमात है, शायद अल्लाह ताला ने कुछ मेरी मालूमात नहीं दी, नाकिस हूँ तो शायद उनकी मैं बात नहीं करता हूँ, बट जो चीज मेरे इल्म में है मैं छोड़ूंगा नहीं। अब उस बच्चे की मर्जी है, जैसे टेस्ट में अभी यहाँ 0 भी लाया है, मैं उसका क्या करूं? जब एक करना ही नहीं चाहता मैं उसको क्या बिगाड़ूंगा? अच्छा, मेरे रूल में क्या था, अगर दोनों में से किसी एक का इंटीग्रल ना हो तो उसको फर्स्ट टर्म लेना है। इस रूल में क्या है, इनवर्स और अलजेब्रा कौन पहले आ रहा है? इनवर्स पहले आ रहा है। तो तुम्हें उस रूल की भी रोशनी दिखा दी। थोड़ा कमजोर है कुछ जगहों पे, इसलिए थोड़ा थोड़ा तुम्हें बताता जा रहा हूँ। शायद मुस्तकबिल में कोई टीचर कर रहा हो, तुम्हें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें नहीं मालूम इस वक्त ये बच्चे यहाँ बैठे हुए आगे किस किस जगहों पे और किन किन टीचरों में आएंगे, हर चीज़ के लिए। इसीलिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तीनों तरीकों से करवाया है। ठीक है, तुम्हें यूनिवर्सिटी का नहीं समझ में आया तो आप वापस आओ, देखो ना हमने क्या है, एंड तुम्हारी रजिस्टर से हर चीज़ निकल जाएगी, तो पता चला ये स्टाफ हो रहा है। टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव क्या हो रहा है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स होल डी एक्स। अब इसका लिमिट का क्या करेंगे? लिमिट का कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है, 0 to 1 लिमिट अप्लाई हो गई। अप्लाई के बाद यहाँ जैसे दिखाते, क्यों इंटीग्रेट कर तो दिया, हाँ भी इंटीग्रेट कॉस कॉल, तो बहुत आसान है। लेकिन वो बच्चा जो एग्जामिनेशन हॉल में पहली दफा ये सवाल को देगा, बहुत मुश्किल है उसके लिए, बेचारे के लिए। टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2, जब इतनी डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा मुकाबला वो टीचर बेचारे कर नहीं पाते। उन्होंने एक चीज सीखी, बुरा भला कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा और क्या हो यार। और जितना तुम बुरा भला कहते हो इतने ही लोग बढ़ते। वन अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 1। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कराची वाला मेथड ब्रेक करने के लिए या लॉन्ग डिवीजन मेथड? कराची जिंदाबाद। कोई नहीं देखेंगे, बेकार मैचे। पैसा आ रहा है, बस क्रिकेटर बेचारों की कुछ आंसू बुझ जा रहे हैं। एक मुसीबत कर दिया, पूरा शहर बंद कर दिया उन्होंने। प्रोजेक्टर बना के यहाँ पे प्रोजेक्टर पे यहाँ पे संडे को। हाँ सर, ये अच्छा आइडिया। अब ये मत बोलिएगा 500 रुपये लिया। संडे की बात बता रहा हूँ, इस संडे को वो एसी वाले का, मैं बता रहा हूँ संडे तक बुक होता है। इस दफ़ा एसी वाले को बुलाया हुआ है एंड सारे वो एसी सर्विस होने। वो संडे को 11 बजे आएगा और शाम के 5-6 बजा देगा। मैं तो बहुत कम रुकूंगा, लेकिन ये कह रहे थे PSL यहाँ प्रोजेक्टर पे चला दो। हाँ ये अरे यार दिमाग खराब कर देता, वो इतना लंबा काम करता है। इसी तरह अगले संडे को क्या होगा मुझे खुद नहीं मालूम, कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है। मंडे को तो मैं मालूम है बहुत बिजी हूँ, मंडे से सैटरडे तक मसरूफियत तो रहती है, वक्त निकालना पड़ता है। एक तो मेरी जान को आज आगे आगे बैठ गया है तो मुझे पढ़ाता रहेगा। एक्स आएगा dx का इंटीग्रल, सॉरी। अच्छा, इन दोनों में मैंने टेंजेंट इनवर्स और हाफ कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा?
हाफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स और क्या बचा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। कॉमन लेना जरूरी नहीं था, थोड़ा सा आसान हो जाएगा लिमिट अप्लाई करने पे। टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे भी अप्लाई होता है, यहाँ पे मैंने अब तो तुमने देखा बाई पार्ट्स चल रहा है, लिमिट तो बेचारी बाहर इंतजार करती रहेगी, अब उसको बारी मिलेगी। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 अपर लिमिट अप्लाई हो गई। सर एक्स पे कौन सा आएगा? अपर लिमिट अप्लाई हो गई। लोअर लिमिट 0 है, हाफ ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0/2। ये सब कुछ 0 है क्योंकि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0, जो कुछ आंसर वो यहाँ से बनेगा। वन अपॉन 2 π/4 इंटू 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 में 2 माइनस हाफ, एंड ये क्या हो जाएगा π/4 माइनस। मेरा इरादा यही है कि मिसलेनियस के 10 सवाल बाकी हैं, आज 5 दूंगा क्योंकि आखिरी 10 ज़्यादा लंबे सवाल हैं, तो उनको 10 देना ज़्यादा जुल्म हो जाएगा। तो मैं आज 5 दूंगा, 5 जो है मैं इंशाल्लाह ताला जुमे को दूंगा। सैटरडे से या नेक्स्ट आफ्टर ग्रैंड टेस्ट वेक्टर के अंदर मैं 10 सवाल एक्स्ट्रास के करवाऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है हमें क्लियर होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन में। हमारा इंटीग्रेशन मसला नहीं कर रहा, हम सवाल को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। तो मोस्टली लोगों ने जो मिस्टेक की है, ज़्यादातर मिस्टेक वही है, सवाल ही आइडेंटिफाई नहीं हुआ उनसे, एंड वो गलत रास्ते पे गए, वहाँ सवाल ने पलट के थप्पड़ मार दिया। तो उसके लिए एक चीज़ आइडेंटिफाई हुई, मिसलेनियस बहुत अच्छी करना चाहिए बच्चे को, देन एक्स्ट्रास करवाने चाहिए, एंड फिर भी अगर वो छाप रहा है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब एग्जाम में ये सवाल आ गया, दिया हुआ है एक्स्ट्रास के अंदर, ये भी एलएन होता तो कोई मसला नहीं था, ये जर्नल लॉग दे दिया। अब जर्नल लॉग का एक फॉर्मूला है जो नेचुरल लॉग में चेंज करता है, किसी को याद है? AE ln ऑफ, इसका दूसरा फॉर्मूला भी था, दो फॉर्मूले। तुम्हें याद हो या ना याद हो, तुम्हें याद हो या ना याद हो, गुजरे थे कभी इस जगह से भी तुम लोग। कहाँ था? चैप्टर 5। हाँ, तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह याद है, तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह से याद है जो हाँ बोले। पूरा इसका प्रूफ दिया था। एंड जब मैंने प्रूफ दिया, नेक्स्ट डे पूछा था, बहुत थोड़े से लोगों ने हाथ उठाया था ये कॉपी किया है। मेजॉरिटी कॉपी करना था गवारा नहीं करती चीज अगले दिन आके। सबसे पहली हमारी बात हुई थी इस टॉपिक के ऊपर, जब कब बात हुई थी? जब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाला जा रहा था, तो वहाँ तय हुआ कि जर्नल लॉग का कोई कैलकुलस में काम नहीं है, लेकिन जर्नल लॉग को थ्रू चेंज ऑफ बेस, ये जो फॉर्मूला है ये चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला मैट्रिक क्लास का है। एक लॉग को दूसरे लॉग में तब्दील करना थ्रू चेंज ऑफ बेस, हम अपने जर्नल लॉग को नेचुरल लॉग में चेंज करेंगे। अब वो डेरिवेटिव में जब बात हुई है तो वही वैलिड है यहाँ पे भी। मैं इस फॉर्मूले से चल रहा हूँ, क्या हो जाएगा? इंटीग्रल टेंजेंट ऑफ एक्स लॉग ऑफ ई इंटू ln ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ मैंने ए लिखा है, सवाल में ए नहीं लिखा, तो इसका बेस क्या होगा? 10 होगा। बताया था जब लॉग पढ़ाया था कि जर्नल लॉग कॉमन लॉग में चेंज हो जाता है। कॉमन लॉग किसे कहते हैं? बेस 10 के साथ। एंड जब बेस 10 के साथ हो तो 10 लिखते नहीं है मुँह में, और बेस 10 के अलावा हो तो उसको लिखते हैं बेस 5 को, बेस 7 को, लेकिन बेस 10 को कॉमन लॉग कहते हैं। अब ये सब एक्चुअली क्यों तुम कमज़ोर हो? ये तुम्हें कहीं मैट्रिक में पढ़ाना था, उसने पढ़ाया नहीं।
उसने हिम्मत ही नहीं पकड़ी। हमने पूरे बेस को, सॉरी, लॉग ऑफ ई तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो। लॉग ऑफ ई कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर से बाहर निकल गया, टेंजेंट ऑफ एक्स, और ये क्या, ln ऑफ कॉस ऑफ एक्स। अब तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं है, तुम इतनी बातों को समझ सको, लेकिन यहाँ कोई 5-7 स्टूडेंट बैठे हैं जो ये सब समझना चाह रहे हैं। मैं कोशिश तो सबके लिए कर रहा हूँ ईमानदारी से, लेकिन आखिर में मुझे यकीन है वो 5-7 रिटेन करेंगे। एंड ये चीज़ें कब काम आती हैं, जब बहुत फंसी हुई कोई सिचुएशन होती है। वो मोटी मोटी चीज़ें तो निकल गई, ये बड़ा एक्सट्रीम केसेस पे हम जा रहे हैं जो आज बातें कर रहे हैं, और मुसलसल इस तरह की बातें मुझे अगले 2 दिन भी करनी है। इस तरह अजीब अजीब चीज़ें दिखानी है जो बुक में नहीं है, एग्जाम में आई है। कल मेरे एक पुराना स्टूडेंट आया था, उसकी शादी हो रही है तो कार्ड लेके, तो वो यही बता रहा था कि मैंने किसी को आपका रजिस्टर दिखाया फर्स्ट ईयर का अपना, तो वो कहता कि मैं मर के भी इतना नहीं कर सकता काम, कहीं इतना क्या फ़ायदा क्या। तो वो बच्चा बोला तुम आज मुझसे ही कंसर्न कर लो, मैथमेटिक्स में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, फ़ायदा ये है कि मैं एक ही चीज़ का जवाब दे रहा हूँ, तुम ही मेरे लेवल के, उसका कॉलीग है, तुम मेरे लेवल को मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। किसी केमिकल इंडस्ट्री में और इंटीग्रेशन का बेताशा इस्तेमाल हो रहा वहाँ। केमिकल इंडस्ट्री में खुद केमिकल इंजीनियर और इंटीग्रेशन का बेताशा इस्तेमाल हो रहा है। कोई उनके प्लांट में सबमिशन के प्रोसेस होते हैं, वहाँ आपके लिए जरूरत पड़ रही है। वन अपॉन यू, और ये था माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ ई इंटू माइनस ln ऑफ यू, और यू की वैल्यू तुमने जो सपोज की थी वो मैं नहीं पुट कर रहा हूँ, वो तुम कर लेना। तो मैंने 2 सवाल आज एक्स्ट्रा से डिस्कस कर डाले, एक बाय पार्ट्स में दिखा दिया, एक इसमें दिखा दिया। मेरे ख्याल से आधा घंटे से ऊपर हो गया। अब मैं वापस आ जाऊं और अपने आज के ट्रैक जो मुझे करना है, एंड एक्सरसाइज 1.3 क्यों नहीं पढ़ाई थी, हुआ ये था जब हम चैप्टर 2-3 ख़त्म करके आए तो चैप्टर 2-3 का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। जब हम 2 पॉइंट इन द स्पेस और दूसरी लाइन परपेंडिकुलर फॉर्म लाइन ड्रॉ करते थे, एप्लीकेशन में चले आते थे। अब जब चैप्टर 1 में दाखिल हुए, वो सब थ्योरेटिकल चैप्टर है, एंड उसमें मतलब शुरू में कंपोजिट फंक्शन, इवन फंक्शन वगैरह करते हुए जब हम आगे बढ़े तो हमें लिमिट एक कम मिली। एंड इन सब के बाद चैप्टर 1 के बाद एक बहुत बड़ा थ्योरी वाला चैप्टर था 4। अगर तुम गौर करो 4 के बाद हम एप्लीकेशन में वापस गए चैप्टर 5 से, तो चैप्टर 4 तक तो हमें सिर्फ ये था ये रूल है, और रोज आते थे, एक नई सिचुएशन आती थी, उसके रूल्स, उसके फार्मूले और उसका मेथड करने का मिल जाता था। अब उस सिचुएशन में 1.3, 1.4, 1.5 3 ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनके फौरी ना करवाने से कोई नुकसान नहीं है। तो मैंने उनको रोक लिया कि वो जो बोरियत थी वो 2 दिन और बढ़ जाती, तो बोरियत को 2 दिनों के लिए कंडेंस कर लिया। इसको एग्जाम में सुनते हैं ना, क्वेश्चन 4 में एक सवाल आता है चैप्टर 1 से, एक सवाल आता है चैप्टर 1 की लिमिट से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक और सवाल आता है जो अमूमन एक्सरसाइज 1.1 और बहुत कभी 1.3, 1.4 या 1.5 से बन जाता है। बहुत, अगर 10 सालों में देखो तो 2 दफ़ा भी नहीं बना होगा, ज़्यादातर 8-9 दफ़ा यही बनता है। तो चैप्टर 1 से चैप्टर 1 से 2 सवाल आते हैं, एक लिमिट का सवाल आता है क्वेश्चन 4 में, और एक जो है 1.1, 1.3 या 1.4, 1.5। तो बहुत आता है, बहुत कम आता है। टॉपिक क्या है, मैं इस तरह लिखूँ शायद तुम्हें समझ में आए। टॉपिक ये है, कोई पढ़ सकता है ये क्या है?
सीक्वेंस एंड सीरीज है। तुम याद करो चैप्टर 6 का फर्स्ट ईयर में यही था, एंड मैंने कोशिश भी की थी, उस वक्त बच्चा फंक्शन नहीं समझता था। इनपुट नेचुरल नंबर होता है, मैं याद दिलाऊं Tn, इनमें n क्या होता था? नेचुरल नंबर पुट होता था और जवाब में कोई टर्म निकल के आती थी जो रियल वैल्यू होती थी। अब वो टर्म नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, अंडर रूट में हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, किसी फॉर्म में भी आ सकती थी, बट वो रियल नंबर आउटकम है। तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर के फंक्शंस पे डिस्कस कर रहे हैं। एक दिन का यार जरूरत क्या पड़ी, अब वो जरूरत की दबाऊं। अगर मैं इसमें 1 पुट कर दूं तो पहली टर्म निकल आएगी, 5 पुट कर दूं तो 5वीं टर्म आ जाएगी। मैं इंटरेस्टेड हूं लास्ट टर्म। हमने फर्स्ट टर्म में इसी को टाइटनिंग किया था। लास्ट टर्म का मतलब क्या है? आ गई लिमिट, तो वो लिमिट का सबसे पहला इस्तेमाल दिखाना जा रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज पे। हमने तो बड़ा इस्तेमाल कर लिया, तो ये टॉपिक बहुत हमें आसान सा लगेगा। तो बेसिकली लिमिट यहां से शुरू हो रही है, एंड वो पहले जाने पहचाने टॉपिक सीक्वेंस सीरीज पे लगाएगा, एंड उसके बाद वो 1.6 और 1.7 के फंक्शनों को ले आएगा। अब उससे आगे पढ़ने से पहले 2, 4, 6, 8 एक प्रोग्रेशन है। मैं एपी नहीं बोल रहा हूँ, जीपी नहीं बोल रहा हूँ। इसकी एनेट टर्म कैसे लिखेंगे? मैं मालूम है क्या इस वक्त चीजें पूछ रहा हूँ, मैं इस वक्त क्या चीजें पूछ रहा हूँ? 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा हूँ। क्या था वो? एक्सीलेंट। रूल ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। हो क्या रहा है? 2 multiplied by 1, 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 3, 2 multiplied by 7वीं टर्म क्या होगी? 2 multiplied by 22वीं टर्म क्या होगी? एनेट टर्म क्या होगी? इसमें भूल जाओ एपी जीपी एचपी अगर आता भी है। काम है, बहुत थोड़े से काम है। सवाल है रूल ऑफ फॉर्मेशन निकालने। जब मैं फर्स्ट ईयर में, तुम्हें याद है क्वेश्चन 1 मैंने क्या किया था? बड़ी इज्जत दी थी सवाल को, एंड मैंने 6.8 के बाद करवाया था, क्योंकि मेरे हिसाब से बच्चा रेडी नहीं होता पहले दिन समझने के लिए। तो मुझे सिखाना था, मेरी नीयत है सिखाने की। तो मैं बच्चे की एबिलिटी को जज कर रहा हूँ कि वो कितना इस वक्त पिक कर सकता है, मसलहत के तहत आगे पीछे करके उसको समझा रहे हैं। तो ये रूल ऑफ फॉर्मेशन का सवाल। अब एक और मसला आ गया है, बहुत छोटा टॉपिक, छोटे छोटे अजीब अजीब मसले हैं। टीएन फर्स्ट ईयर में कहते थे, सेकंड ईयर में जिन साहब ने बुक बनाई उन्होंने फर्स्ट ईयर से कोऑर्डिनेट नहीं किया, उन्होंने एनेटम को एएन कहना शुरू कर दिया। अब ये हमारे यहाँ वो जो 2 आदमियों ने कोऑर्डिनेशन ना की तो मुसीबत है। कोई फर्क नहीं, अच्छा मैं तो कहता हूँ बच्चे के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। टीएन से भी रिप्रेजेंट होता है, एएन से भी रिप्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म T1 लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को A1 लिखते हैं, या 7 टर्म को T7 लिखते हैं, या 7 टर्म लिखते हैं। तो नोटेशन का फर्क है, बाकी कंसेप्ट वही का वही है। उसने एनेटम दे दी है, थैंक यू। मैं अच्छा चलो अब कर लिया तुमने। उसने एक एनेटम देती है एक प्रोग्रेशन की। मैंने कहा ना एपी आता तो भूल जाओ, जीपी आता भूल जाओ, प्रोग्रेशन का कंसेप्ट रखो। एक रूल के तहत टर्म्स बनती है, वो रूल लिख दिया उसने। अब ये रूल कैसा है इसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो कह रहा है इसकी लास्ट टर्म बता दो। एंड लास्ट टर्म बताने के लिए वो क्या कह रहा है? फाइंड द लिमिट। लिमिट कब आएगी? जब एन टेंस करेगा इनफिनिटी। तो फर्स्ट ईयर में इस टॉपिक को हमने टच नहीं किया। फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चे जाते हैं लास्ट टर्म तक, हम वो गोलमोल जवाब दे देते हैं, यार लास्ट टर्म का क्या करोगे। वो तो एक्चुअली रूल समझा रहा है, सेकंड टर्म समझा रहा है, मिडिल टर्म समझा रहा है, वो लास्ट टर्म को अवॉइड कर रहा था। फर्स्ट ईयर में मुकम्मल देख लो, अब लास्ट टर्म की हम बातें कर रहे हैं।
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ द एन। क्या तय हुआ था कि जब इन्फिनिटी होगा तो अप्लाइंग लिमिट के बाद वो रेसिप्रोकल में होना चाहिए, क्योंकि 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, वो मेरा जुमला है, एन ज़बरदस्ती कॉमन ले लेंगे। नहीं समझ में आया, एन को मल्टीप्लाई करो वहीं से आ जाएगा। एन कॉमन लो, क्या हो जाएगा? 5 + 4/n। एन कॉमन लिया, 6 + 3/n। एन कॉमन लिया, क्या हो जाएगा? 5 - 2/n। अप्लाइंग लिमिट लिखना ज़रूरी नहीं है। 3 + 1/∞, 5 + 4/∞, 6 + 3/∞, 5 - 2/∞। यानी ये क्या होगा? 1/2 3 multiplied by 5 by 6 multiplied by 5, it will be 1/2। 8 सवाल में से 6 हो गए। हमारी एक्सरसाइज 1.3 में 8 सवाल हैं जिसमें मैंने टर्म दी हुई है, लगभग ऐसी दी हुई है, लगभग ऐसी ही होंगी। मतलब आप इंटीग्रेशन बहुत बड़ी चीज़ निकाला है। ये तो इंटीग्रेशन की एक एक्सरसाइज का 1/3 भी नहीं है। 1.3, 1.4, 1.5 मिलके बहुत बड़ा टॉपिक है इंटीग्रेशन। ये जो 5 सवाल मिसलेनियस के दे रहा हूँ, ये तीनों एक्सरसाइज मिलके उन 5 सवालों के बराबर नहीं है। सर हम लोग लिमिट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगा सकते? लिमिट में कभी फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं होता, फर्स्ट प्रिंसिपल में लिमिट लगती है बेटा। सर वही यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल कब हो रहा है? सस्ता वाला करा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गर्मी के दिन शुरू हो गए, मैं भी ऐसी हरकतें कर सकता हूँ। अब क्या किया उसने? आखिरी 2 सवालों में उठा के प्रोग्रेशन दे दी। कह रहा है एन टर्म बना लो, कह रहा है एन टर्म बना लो, और जब एन टर्म बन जाए तो लिमिट निकाल लो। सुनना, ये एक टर्म है, उसके न्यूमरेटर में 2 फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर, फैक्टर जिनकी की प्रोडक्ट हो रही है। अगली टर्म में न्यूमरेटर में 2 फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर हैं, एक जैसी है। प्रोग्रेशन का मतलब ये है उनमें एक तरतीब पाई जा रही है। अब इस तरतीब में सबसे आसान फैक्टर कौन से हैं? इसकी एन टर्म एक हमेशा आसान फैक्टर होगा, वहीं पकड़ लेना। मैं बोलना नहीं चाहता, हमेशा कहीं ना कहीं 2 पड़ा होगा, तुम्हारा लेवल वो इतने ही खेल रहा है। अगला फैक्टर बताओ क्या हुआ? 2 का इजाफा हुआ, 2 का इजाफा हुआ, 2 का इजाफा। प्रोग्रेशन एक जैसी होती है। 1 का इजाफा हुआ, रिस्पेक्ट टू 2 ही सोचना, जो कुछ सोचना। 2n + 1 ये पहुंच गया हम एन टर्म पे। वो दूसरी दी है तो हमें यहाँ प्रोग्रेशन देगा, इतनी आसान। एग्जाम में 4 नंबर का सवाल आया हुआ है, 2 नंबर थे ये एन टर्म लिखने के और 2 नंबर है लिमिट निकालने के। लिमिट अब ऐसे सवाल कितने? 2। एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑप्शनल है, नहीं लिखो। जब लिमिट लिखा कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वेरिएबल टेंस टू इन्फिनिटी है। पिछले वाले सवाल में मैंने जानबूझ के लिखता रहा था, अब मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा लिमिट ऑफ ए एन कॉमन लेना है, छोटा सा अलजेब्रा, नहीं तंग करेगा, नहीं तंग करेगा।
अप्लाइंग लिमिट, ये प्रोग्रेशन अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है था, इसकी लास्ट टर्म हम देखना चाह रहे हैं कैसी होगी। Therefore लिमिट ऑफ द ए एन क्या निकल के आएगी, इसकी लास्ट टर्म रिड्यूस होते होते 1 के बराबर पहुंच जाएगी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गई। 1.3 में क्या है, कुछ सवालों में उन्होंने एन टर्म दे दी है, सिर्फ लिमिट निकालना है। एंड आखिरी 2 या 3 सवाल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जिसके अंदर उसने क्या किया है कि प्रोग्रेशन दी है और उसकी एन टर्म बना के लिमिट निकालना है। अब हम दाखिल हो गए एक्सरसाइज 1.5 में, नहीं 4 में, 5 में क्यों आ जाएंगे आज। अब 1.5 में भी यही टॉपिक चल रहा है, सॉरी 1.4 में भी यही टॉपिक चल रहा है। क्या देखा तुमने यहाँ पे, यहाँ पे एन टर्म्स आर टफ है, पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एंड ये एन टर्म तुम्हें बनाना नहीं आती, तो ये एन टर्म कभी सीरीज नहीं देगा, तुम्हें हमेशा क्या करके देगा, एन टर्म देगा। 8 सवाल है, 5 ये सवाल है। आगे चलने से पहले मैं तुम्हें याद दिलाऊं, a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 है, और a पे पावर इन्फिनिटी हो तो क्या होता है, बताया तो 2 पे पावर 8 लगाओगे काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी, 2 पे पावर 200 लगाओगे बहुत बड़ी वैल्यू। लेकिन अगर a लेस देन 1 है और a पे पावर इन्फिनिटी आ गया है तो वो 0 हो जाता है। उसकी मिसाल ये है, 0.2 का क्यूब करके देख लो, 0.008। अब ये आइडिया यहाँ काम आएगा थोड़ी देर में। लिमिट ऑफ ए एन, लिमिट ऑफ जो है 5 पे पावर n प्लस 1 इंटू 6 पे पावर n प्लस 5 अपॉन 5 पे पावर n माइनस 3 इंटू 6 पे पावर n। हाँ, क्या करेंगे, वही काम करेंगे, कॉमन ले लेंगे ज़बरदस्ती, 1 प्लस 1 अपॉन 5 पे पावर n इंटू 6 पे पावर n, 1 प्लस 5 अपॉन 6 पे पावर n अपॉन 5 पे पावर n कॉमन लिया, 1 माइनस 3 अपॉन। बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन वो इतना बड़ा यहाँ पे चाह नहीं रहा कोई, इसका बस लिमिट की इब्तिदा समझाना चाह रहा है। अप्लाइंग लिमिट 1 प्लस 1 अपॉन 5 पे पावर इन्फिनिटी, 1 प्लस 5 अपॉन 6 पे पावर इन्फिनिटी, 1 माइनस 3 अपॉन 5 पे पावर इन्फिनिटी, 1 माइनस 6 पे पावर इन्फिनिटी। एंड ज़रा इसको सॉल्व करो। 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, क्योंकि 5 पे पावर इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन इन्फिनिटी, 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। देयरफॉर लिमिट ऑफ ए एन 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1 इट विल बी 1। 5 सवाल खत्म हो गए हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें उसने ए एन टर्म दी है। अब एन टर्म देने का एक और भी तरीका है सर जी। ये जो आपने से 6 और 5 कैंसिल हो गए हैं, ऐसे कोई सवाल तो नहीं इसमें कैंसिल ना हो। मैंने कहा ना बस जो चीज़ हम पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा है ही नहीं कोई, ये इंटीग्रेशन थोड़ी है। मतलब ये वो टॉपिक है जो 10 साल में शायद 1 या 2 दफ़ा आया है, ठीक है ना। अब उसको इसकी एक फॉर्मेलिटी हो रही है कि ठीक है खुदा न करे आ जाता है तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है। अब किसी स्टेज पे अगर तुम्हें पढ़ाया गया बहुत डिटेल में, जैसे इन्होंने सवाल किया, शायद वहाँ कहीं डिस्कस हो, डिपेंड करता है आपका वो यूटिलिटी होगी यानी जो भी आप पढ़ लें। अच्छा, अब क्या हुआ, उसने उठा के ये फार्मूला याद करना शुरू किया, पुराना एक फार्मूला लिमिट का है, बाइनोमियल है। एंड बाइनोमियल भी गौर करो, ए एन है, रूल ऑफ फॉर्मेशन है। जब फर्स्ट ईयर में छठे के बाद मैंने 8वां चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने यही बताया था
कि भाई स्टिल सीक्वेंस सीरीज में एक ख़ास सीक्वेंस की बात हो रही है जो एक ख़ास रूल से बनती है जिसको हम बाइनोमियल कहते हैं। तो बाइनोमियल तुम फॉर्मूला कहते हो, जनरली देखा जाए nth टर्म है, उससे आप प्रोग्रेशन की दूसरी टर्म, उससे प्रोग्रेशन की 28वीं टर्म निकाल सकते। तो अब उसने जो है इस फॉर्मूले को यूज़ करना शुरू किया। ये मैं बात कर रहा हूँ 1.5 में। 1.5 में इब्तदाई सवाल उन्होंने दिए एक्सपोनेंशियल nth टर्म पे, बाइनोमियल भी तो पावर में है, तो एक्सपेंशन में आया तो उसने उठा के बाइनोमियल का सवाल दे दिया, लिखा नहीं बाइनोमियल है। एक पे पावर है। बाइनोमियल बनाने के लिमिट क्या है ऑफ द an, लिमिट 1 + 5/n होल पे पावर n, और इस सब पे कितनी पावर है? 8। क्यों फार्मूला कहता है जो वेरिएबल यहाँ हो वही वेरिएबल यहाँ हो। अप्लाइंग लिमिट एंड यूजिंग फार्मूला कोड का दो। क्या हो जाएगा ये? e पे पावर 5 होल पे पावर 3 सवाल ये दे दिए। ऑलमोस्ट हम एंड पे पहुंच गए, एक सवाल रह गया जो मुसीबत है आज का। उसने एक टॉप सवाल दिया है। अब ये सवाल मैं डिसाइड नहीं, पुरानी बुक में उस सवाल से रिलेटेड चीज़ें थी, उन्होंने वो सारी डिलीट कर दी, थ्योरी भी डिलीट कर दी, क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया। अब ये सवाल गलती से रह गया है कि जानबूझ के रह गया, मुझे नहीं मालूम। अब इस सवाल को पढ़ाने के लिए सब कुछ पढ़ाया तो 0 हो गया। अब मैं नई थ्योरी पढ़ा रहा हूँ जो बुक में नहीं थी, एंड वो सवाल होगा, एंड वो क्योंकि एक है मुसीबत बन जाएगा। देखना 2, 4, 6, 8 सो ऑन, ये एक प्रोग्रेशन है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने बात की थी, इसका nth टर्म हम यूँ लिख सकते हैं। किसी को ये ऑब्जेक्शन हो तो बोलो। इसका एक और तरीका भी nth टर्म लिखने का, an + 1 = an + 2 where a1 = 2। अब इत्तेफाक से हमारे छठे चैप्टर फर्स्ट ईयर में ये तरीका नहीं पढ़ाया गया। ये कैम्ब्रिज वाले एड मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं, वो ये भी पढ़ के आते हैं और ये भी पढ़ते हैं। कैम्ब्रिज में भी 2 नंबर काम होते हैं, हाँ, कुछ चीज़ें छुड़वा दी जाती हैं। तो ये हमारे एक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को समझो। वो ये कह रहा है n के बाद वाली टर्म, अगली टर्म, पिछली टर्म में 2 ऐड करने से बनेगी। अगर फर्स्ट टर्म बने तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? सेकंड टर्म का फॉर्मूला होगा पिछली टर्म। सेकंड टर्म का फॉर्मूला, सेकंड टर्म से पिछली क्या टर्म होगी? प्रीवियस टर्म 1। और a2 किसके बराबर होगा? 2 + 2, एंड a2 किसके बराबर निकल के आ गया? ये भी फॉर्मूला है नेक्स्ट टर्म का। मैं तुमसे ये देखो, थर्ड टर्म किसके बराबर होगी? वो a2 + 2। ये फॉर्मूला जर्नलाइज लिखा है। जब तुम यहाँ थर्ड टर्म डाल लो तो यहाँ उससे प्रीवियस टर्म 2 डालो। 2 की वैल्यू कितनी है? 4 + 2, a3 = 6। ये देखिए, अब एक पहली थी उस सवाल में 3 सदमे हैं। पहला सदमा तो ये है, दूसरा सदमा एक प्रोग्रेशन है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। एक प्रोग्रेशन है 2, 4, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 12। अब इन दो प्रोग्रेशन तो कहेंगे हम इसे, इसका रूल क्या है वो एक अलग कहानी है, मैं रूल की तरफ नहीं जा रहा हूँ। इन दोनों प्रोग्रेशन में क्या फ़र्क है? इन दोनों प्रोग्रेशन में ये फ़र्क है, ये टर्म बाई टर्म बढ़ रही है, एंड ये टर्म बाई टर्म बढ़ नहीं रही, रुक रुक के बढ़ रही है। तो इसको कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि अगली टर्म बड़ी हो जाए पिछली टर्म से, तो हम कहते हैं टर्म बाई टर्म बढ़ रही। लेकिन अगर सेम आने लगे, घट जाए किसी वजह से, तो मोनोटोनिक इंक्रीज, यानी सिमिलरली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होती है। अब ये सारी बातें कहीं वो एमसीक्यूज में ना ले, सिर्फ डर ये लगता अभी तक नहीं किया है। 25, 20, 15, 10, इसको कहते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग
सीक्वेंस। दो बातें हो गई, एक एनेक्टम हो गई, एक मोनोटॉनिक का हो गया। अब तीसरी बात, एक सेट टी है जिसके मेंबर हैं 5, 2, 8, 6, 11 एंड 4। ये हमारे पास एक प्रोग्रेशन है। इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है? तो उसको कहते हैं लोअर बाउंड। बाउंड से नॉट बाउंड्री, तो लोअर बाउंड कहते हैं, सुनते हैं ना। एंड लोअर बाउंड ऑफ द सेट टी ऑल वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू 2। तो लोअर बाउंड एक वैल्यू नहीं होती, रेंज होती है। हमने ये कहा 2 और 2 से नीचे, सवाल पैदा होता है 2 से नीचे तो है नहीं, उसने कहा अगर आ जाए इस साइड में तो वो सब लोअर बाउंड में जाएगा। ये हदूद बता दी गई, ये हद है यहाँ से शुरू हुई और ऑनवर्ड तमाम लोअर है। अपर बाउंड, 11। अब ये सब थ्योरी आपके बुक से गायब है। पुरानी एडिशन मेरे पास मौजूद है, उसमें ये थ्योरी भी मौजूद है एंड इस पे क्वेश्चंस 8-10 दिए हुए थे, वो मौजूद है। अब ये सवाल करने के लिए हमें वो सबसे गुजरना पड़ेगा, जब जाके अभी तक हमने सवाल को छुआ ही नहीं है। तो इस सवाल में अभी तक तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज चली, 1.3 गई, 1.5 भी निकल गई, हमने 1.4 भी निकल गई, 8 और 7 15 सवाल बड़े सुकून से कर लिए 16 में से। आखिरी सवाल में मुसीबत आ गई। चॉइस में छोड़ दो, जो एमसीक्यूज आएगा वो भी छोड़ देना चॉइस में, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी चॉइस छोड़ने पे। अपर बाउंड हमने कहा 11 से शुरू हो रहा है और ऑनवर्ड जा रहा है। ये सब चीज़ें कैलकुलस में होती हैं, कैलकुलस की बड़ी डिटेल में मिलेंगी। अब ये हमारे कोर्स में क्यों डिलीट कर रहे हैं या थोड़ी बहुत पिछले था तो उसका क्या फ़ायदा था, वो कुछ नहीं नजर आया। तुमने इसीलिए बाबा कह रहा हूँ पूरा कैलकुलस पढ़ दिया, इनकी वजह से कहीं ना तुम्हारी चैप्टर 4 में थ्योरी नहीं रुकी एंड ये कहीं टर्मिनोलॉजी तुमने चैप्टर 4 में नहीं सुनी, आई मीन लिमिट में भी नहीं सुनी, तो इनका कोई इंपैक्ट नहीं है। GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड कहां से शुरू हुआ? 2 से, 2 से और नीचे 1, 0, उनमें ग्रेटेस्ट कौन है? वो 2 है। लोअर बाउंड्री में 2 से कम होता चला जा रहा है, तो ग्रेटेस्ट कौन है? लोअर बाउंड में 2 है। अब ये चीजें एमसीक्यूज में उस वक्तों में पूछी जा रही थी। LUB लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड शुरू हुआ 11 से, 11 से ऑनवर्ड है, उनमें लीस्ट वैल्यू कौन सी है? अब देखो ये रेंज की ये वैल्यूज हैं। बाउंडेड सेट, a set is called bounded if it has GLB and LUB। एक सेट को बाउंडेड कहते हैं अगर उसमें GLB भी मौजूद हो और LUB, मैंने आज की डेफिनेशन लिख दिया। बाद सेट होते हैं, जैसे मैं ये सेट लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, इसका GLB क्या है, इसका LUB क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता। एक बच्चे ने कहा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, एक अलामत है, सिंबल है, इज नॉट ए वैल्यू, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। एंड LUB पॉसिबल नहीं है, नॉट ए बाउंडेड सेट, ये बाउंडेड नहीं है। तो बाउंडेड होने के लिए GLB LUB दोनों का होना जरूरी है। बाद सेट ऐसे होते हैं, एक सेट के ले लेते हैं, उसकी वैल्यू 8, 9, 8, 7, 6। अब इसका क्या है? GLB क्या है? GLB ऑफ K नॉट पॉसिबल। लीस्ट अपर बाउंड्री ऑफ द सेट K वो क्या है? 6 है, नॉट ए बाउंडेड सेट। अभी तक असल सवाल नहीं आया है, एक सवाल में बिगड़ गए। अच्छे भले हमने अबाउट 98% एक्सरसाइजें दोनों निपटा ली थी एंड एक सवाल में जाके वो बिगड़ गए।
अब मैंने कहा ना, जब ये बुक रिवाइज हुआ, ये सवाल मुझे नजर आया तो मैंने फ़ौरन देखा कि इसकी प्रिपरेशन के लिए जो क्वेश्चन थे वो कहाँ गए, वो क्वेश्चन आए। देन उसके बैठ के पूरी थ्योरी पढ़ी, मान लीजिए पूरी थ्योरी गई। अब क्वेश्चन गलती से रह गया, जानते पूछते मुझे नहीं पता। सर जी सर, इसके अंदर लोएस्ट अपर बाउंड्री 8 क्यों नहीं है, 6 क्यों? उल्टा लिख दिया मैंने, 6 7 8, ओके 8 हो गया। तो यहाँ 8 आएगा। थैंक यू। हाँ, अच्छा सवाल था, चले भाई। गुड वन का क्या कह रहा है, अब देखो सवाल तो देखो। A sequence whose nth term is defined by the formula, फर्स्ट टर्म क्या है 1a और n plus 1 किसके बराबर है, अंडर रूट 1 plus an where n belongs to net. Show that sequence is monotonic increasing. अब इंक्रीजिंग के लिए GLB LUB चाहिए, सॉरी मोनोटोनिक के लिए हमें 3 टर्म चाहिए, बढ़ रही है हर टर्म, एंड बाउंडेड के लिए GLB LUB चाहिए। फर्दर उसने लिमिट दी हुई है, लिमिट का मतलब उसने सीक्वेंस की आखिरी वैल्यू बता दी है, दैट इज एन, और ये कह रहा है ये भी प्रूफ करो आराम से। ये फॉर्मूला दिया है, इसकी पहली दूसरी तीसरी टर्म निकाल। इसकी दूसरी टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A2 इज इक्वल्स टू 1 plus 1, A2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। कौन बड़ा है, A2 इज ग्रेटर देन A1 देन, और निकालो थर्ड टर्म का फॉर्मूला बताओ, 1 plus A2 1 plus A2। A2 की वैल्यू कितनी है, रूट 2 A3। मैं देख रहा था अभी तुमसे पहले वाले ग्रुप में, ये 1 पॉइंट, ये आई है 1.4, ये आई है 1.5 समथिंग। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, A3 इज ग्रेटर देन A2। हाँ, ये AP नहीं है, एक कांस्टेंट इंटरवल से नहीं, बट ग्रेजुअली बढ़ रही है। हाँ, उसमें इंक्रीमेंट ग्रेजुअली कम हो रहा है, हमें उसको नहीं देखना है इक्वल इंटरवल है क्या है, टर्म बढ़ रही है, बढ़ रही है तो पहली चीज प्रूफ हो गई। क्या काम ने, A1 इज स्मॉलर देन A2 इज स्मॉलर देन A3, देयरफॉर इट इज मोनोटोनिक इंक्रीज देखिए सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीज इंक्रीजिंग। पहला तो मरहला खत्म हो गया, हाँ भाई टर्म बाई टर्म बढ़ रही है। अब दूसरा मरहला जो आ रहा है उसमें GLB एंड LUB बताएं, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, GLB 1 है। लीस्ट अपर बाउंड क्या है, लीस्ट अपर बाउंड लास्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, एंड प्रोग्रेशन बढ़ रही है तो लास्ट टर्म बड़ी होगी, हैंस सीक्वेंस इज बाउंडेड। दो मरहले निकल लिए, मोनोटोनिक हो गई, बाउंडेड हो गई। लास्ट मरहला देखें, वो ये स्टेटमेंट प्रूफ करना चाह रहा है। द फॉर्मूला ये रिकॉल करो, n plus 1 is equals to 1 plus an when n tends to infinity। ये फॉर्मूला क्या होगा, बस सोचो इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फिनिटी पे कुछ भी नहीं होगा, इन्फिनिटी पे कुछ भी नहीं होगा, ये दोनों टर्म एक दूसरे में मर्ज हो रही होंगी, यानी अगली टर्म और पिछली टर्म आपस में, इनके दरमियान का गैप छोटा हो रहा है ना। जब ये इन्फिनिटी पहुंचेंगी ये बिल्कुल एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी, एड इन्फिनिटी। एंड इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, हैंस प्रूफ लिख देना। ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। अब मतलब पहले तय कर लें यार, इतने दिन हो गए, 3 साल, तीसरा साल मुकम्मल हो रहा है, ये तो तय कर दो कि सवाल क्या है। अब सिर्फ डर ये लगता है कि कोई सर पर उठे और आपसे GLB किसी सेट का पूछ ले, MCQs में LUB पूछ ले और कह दे कि रीजन के जनाब ये तो कोर्स में था। तो तुमने देखा, तुम अभी तक शॉक नहीं हुए, 1.3 में इतने शॉक नहीं हुए, एंड 1.4 में भी शॉक नहीं हुए, लेकिन आखिरी सवाल ने मुसीबत कर दी। एंड ऐसी हरकत 1.5 पे भी करेगा, फिर कोई 8 सवाल वहाँ पे भी है, वहाँ एक हरकत कर जाएगा। टर्म बढ़ रही है, पहली टर्म क्या थी 1, दूसरी टर्म याद करो अंडर रूट 2 1.4, तो टर्म थोड़ा थोड़ा बढ़ती जा रही है। एंड जब प्रोग्रेशन की टर्म बढ़ रही हो, इंक्रीज कर रही हो, तो उसको हम कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग।
मतलब ये नहीं हुआ कि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म सेम आ जाती। अगर सेम आ जाती तो हम कहते हैं इंक्रीजिंग। मैं यहीं पे रुकना चाह रहा हूँ इस सदमे के साथ।